हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। सो अब तक हमने 9th के 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर सराउंड अस प्योर। सो आई विल लेट यू नो कि इफ यू डोंट नो द curriculum, CBSE has deleted a chapter in matter in our surroundings, but in your NTSC it is not up to the sure point of view. So now let's move toward our third chapter, atoms and molecules. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, ठीक है। डेल्टन्स की थियोरी पढ़ेंगे, डेल्टन थियोरी। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल प्रपोजिशंस। देन हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स भी बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर और सिंबल्स डिपेंड करते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये ऑलमोस्ट आपका सेम ही है। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि हम एलिमेंट्स को नेम कैसे करते हैं। मीन्स जैसे कि आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H बोलते हो, कार्बन को C बोलते हो, तो हम उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिग्निफिकेंसेस भी पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंसेस क्या क्या थे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास, देन मॉलिक्यूल्स, आयन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट। सो हम ये सारी चीज़ें इस बार के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मास। आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको ठीक लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एटम की। तो देखो, हमने मैटर में पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। मैटर को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ये किसने बताया था, बेसिकली सॉरी परमाणु नहीं बोलते, हाँ मैटर को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ये हमें किसने बताया था कि मैटर एक पदार्थ होता है। मैटर को हिंदी में आप क्या बोलते हो, पदार्थ। और इसको सबसे पहले किसने बताया था, कैनड। ये आपके एक साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले इन्होंने डिस्कवरी करी थी और इन्होंने बताया था जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स। उस टाइम तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं थी, तो उस टाइम हम क्या करते थे, हम एटम को ही सबसे स्मॉल मानते थे। तो उन्होंने उस स्मॉल पार्टिकल का नाम क्या दिया, परमाणु। तो इन्होंने इस पार्टिकल को क्या बोला, परमाणु। आगे जाके डेल्टन ने अपनी थ्योरी दी एंड उन्होंने इस परमाणु को ही क्या बोला, एटम। डेल्टन कॉल्ड इट एज एटम। तो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा भी होगा कि डेल्टन की थ्योरी क्या थी, उनके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे थे। तो फर्स्ट डेल्टन की मैं आपको थोड़ा इनोवेटिव वे से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ये, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी है, आपको शायद इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, इसलिए आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। कंसिडर करो आपके पास क्या है, एक स्मॉल बॉल है, ठीक है। इस बॉल को आप एटम मान लो। अब सिंपल सी बात है, लेट करो मेरे को कुछ भी प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, तो मैं अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें याद रखूंगी। मैं ये चीज़ सोचूंगी सबसे पहले कि अच्छा मुझे कंसिडर करो, मुझे कुछ भी एक एटम दे दिया, मेरे दिमाग में क्या बात आएगी, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। क्या मैं इस एटम को तोड़ सकती हूँ, क्या एटम टूट सकता है, इस एटम से मैं और क्या क्या बना सकती हूँ, क्या इसी एटम से मैं और एटम जनरेट कर सकती हूँ, क्या इस एटम के साथ मैं किसी नए एलिमेंट के एटम को कंबाइन कर सकती हूँ। यही सारी चीज़ें माइंड में आने वाली है ना। तो यही डेल्टन की थियोरी थी एटम को लेके। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, उनका मानना था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो भाई कुछ भी गलत नहीं है, 1 मिनट के लिए सोच के देखो, जब कोई नई इन्वेंशन हुई ही नहीं है तो आप क्या मानोगे, आप उसी को फिर मेजर पार्ट मानोगे ना, उसी को आप सब कुछ मानोगे। तो उनकी जो फर्स्ट थ्योरी थी वो क्या कहते थे कि जो एटम है वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर अब मैंने आपको क्या बोला, जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तो मेरे मन में क्या बात आएगी, मैं इसको तोड़ के देख लूँ कि ये टूट सकता है कि या नहीं टूट सकता। तो उस टाइम पे जो एटम थे वो क्या थे, इनडिविजिबल, मतलब कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, कांट बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, या कांट बी डिवाइडेड लिख लो, कांट बी डिवाइडेड इनटू
स्मॉलर कंपोनेंट्स। और मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ भाई एटम के साथ कि डिवाइड होने, चलो अब मैंने देख लिया कि ये सबसे छोटा है, ये डिवाइड भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगी, मैं सोचूंगी यार मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, क्या ये बन सकता है। तो मैं क्या देखूंगी, इट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आपने नोटिस किया होगा मेरे साथ, पता है क्या होता है, जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे ये नहीं पता होता मुझे क्या खाना है, लेकिन ये पता होता है क्या नहीं खाना। तो बेसिकली दोनों ही साइड से क्या होता है, बैंड बज जाती है मेरी। वही यहाँ पे भी होगा, मेरे दिमाग में बात आएगी, अगर मैं इसे क्रिएट नहीं कर सकती, मैं इसको डिस्ट्रॉय करके देखूँ। ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा, आप बहुत सारी मूवीज़ भी देखते हो, आपने देखा होगा इन्वेंशन में क्या होता है कि हमारी इन्वेंशन किसी और के हाथ ना लगे। अगर हम अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो भाई मेरे दिमाग में ये भी आएगा कि अगर मैं एटम को सोच रही हूँ कि भाई एटम क्या है, मैंने सबसे पहले मैंने क्या देखा कि क्या ये सबसे छोटा पार्टिकल है। उस टाइम पे कुछ था नहीं, तो मैंने इसको एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैंने इसको कंसिडर कर लिया। फिर मैंने देखा कि क्या मैं इसको तोड़ सकती हूँ, क्या मैं आगे इसको तोड़ के कुछ कर सकती हूँ। मैंने नोटिस किया कि मैं इसको डिवाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद मैं क्या देखूंगी, चलो डिवाइड नहीं कर पा रही, मैं बना के देख लेती हूँ कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो व्हाट आई हैड नोटिस्ड कि ये ना ही ये बन सकता है और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। सो अब मैं क्या देखूंगी कि मैं देखूंगी कि अगर मैं इसी एटम के और अलग अलग एटम्स लूँ तो क्या उनका साइज सेम होगा। ऑब्वियसली मतलब लेट करो, मैं अगर अपना क्लाउन रेडी करूँ, मतलब कि बिल्कुल सेम मेरे जैसा अगर मैं क्लाउन रेडी करूँ, तो ऑब्वियसली उसका साइज, शेप, आईज, ईयर्स, नोज सब मेरे जैसी ही होगी। मैंने भाई अपना क्लाउन रेडी किया है, तो ऑब्वियसली अगर मैं सेम एलिमेंट का एटम लूँगी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। लेकिन अगर यहीं पे लेट करूँ, मैं अपना कोई फ्रेंड खड़ा कर दूँ, अब मैं बोलूँ कि भाई कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, वी आर फ्रॉम टू डिफरेंट वी हैव अपोजिट सेक्स और मे बी वी हैव अपोजिट बॉडी स्ट्रक्चर। इफ द सेक्स इज सेम, सो स्ट्रक्चर बॉडी भी अलग हो सकता है। भाई ज़रूरी नहीं है मेरे हाथ बड़े हैं तो किसी और के हाथ भी बड़े हो। तो सिमिलरली अगर मैं कोई डिफरेंट एलिमेंट लूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट हम और क्या देख सकते हैं, मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, मीन्स मैं ज्वाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करूँ, तो भाई पॉसिबल है। ऑब्वियसली लेट करो, मैंने एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन का ले लिया या एक कार्बन का ले लिया। अगर मैं सर्टेन कंडीशंस दूँ कि कुछ बन सकता है, तो ऑब्वियसली कंपाउंड बनेगा। तो एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अगर देखो अब क्या होगा, अगर मैं सेम एटम को कंबाइन करूंगी तो वो एक ही एलिमेंट का कंपाउंड बनेगा। लेकिन मैं अलग अलग एटम्स को, जैसे कि लेट करो मैंने ऑक्सीजन का एटम ले लिया, एक मैंने कार्बन का एटम ले लिया, तो भाई वो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। तो एटम कंबाइन टू फॉर्म सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। So this is all we have about atoms in Dalton's theory. Now हम डेल्टन्स की हमने थ्योरी तो पढ़ ली, बट हमें पता है, अब देखो आप बिजनेस करते हो तो उसका प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। ऑब्वियसली आप कोई भी काम करो उसमें 100% प्रॉफिट आपको कभी नहीं मिल सकता और ना ही 100% लॉस मिलता है। तो ऐसे ही डेल्टन की थ्योरी में अगर कोई पॉजिटिव था तो उसका एक ड्रॉबैक भी होगा। तो डेल्टन की थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे, देखो मैंने आपको क्या बताया कि अब तो आपको पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर पहले तो आपको नहीं पता था ना कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उस टाइम पे डेल्टन ने क्या किया, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी कि हाँ भाई जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमें पता लगा कि जो एटम है हम उसको क्या कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड। तो आप एटम को कैसे डिवाइड कर सकते हो, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें से आप क्या करते हो, आप इलेक्ट्रॉन को एटम के सरफेस पे से इजेक्ट कर सकते हो। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एटम को बेसिकली क्या है, आप उसको इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, जो कि डेल्टन नहीं बता पाए थे। सेकंड, डेल्टन का ये मानना था
कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, मतलब कि लेट करो अगर मैंने कार्बन एटम लिया तो उसका जो एटॉमिक मास होगा या एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब एक बात बताओ, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जो कार्बन होता है उसके आइसोटोप्स होते हैं, मतलब कि उसका कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, लेकिन कुछ कार्बन ऐसे भी होते हैं जिनका एटॉमिक मास 13 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर तो सेम था भाई, 6 ही था, लेकिन उसका मास चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टन था वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया, वो ये नहीं बता पाया था कि डिफरेंट सेम एलिमेंट हैज डिफरेंट मासेस ऑल्सो। तो ये उनका ड्रॉबैक था जो वो नहीं बता पाए थे। उनका नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, उनका ये मानना था कि जो एटम होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ, बट ज़रूरी नहीं है। अगर एलिमेंट आपका सेम है तो उसका मास भी सेम हो सकता है। मतलब कि उसके कहने का मतलब ये था कि जैसे कि अगर मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँ, मतलब कि इसमें देखो, जैसे लेट करो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे कार्बन है, मेरे पास C12 भी है और मेरे पास 13C भी है। तो उनका ये कहना था कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और एलिमेंट क्या रहेगा, सेम। तो उनका फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि वो ये नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट क्या था कि उन्होंने ये बोला कि जो एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैं उनका एग्जैक्टली सेम मास होता है बट डिफरेंट भी होता है। नेक्स्ट कि जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, बट इसमें क्या हुआ ये देखो। नेक्स्ट उनका ये मानना था, जैसे लेट करो मेरे पास कार्बन 13 है, ठीक है, और मैं नाइट्रोजन ले लूँ, तो नाइट्रोजन का ऑब्वियसली मास क्या है, 14। तो उनका ये मानना था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका मास भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। मतलब कि इट इज़ ट्रू, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जैसे कि कार्बन 13 है तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि लेट करो मैं नाइट्रोजन का 13 ले लूँ या फिर मैं कुछ और एलिमेंट ले लूँ। मतलब कि उनका ये मानना था कि अलग अलग एलिमेंट का मास अलग ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मास सेम हो जाता है, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि सेम मास, जब नंबर मास सेम हो और दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो उनका आइसोटोन्स। तो बेसिकली क्या हुआ था, आइसोबार्स। सो बेसिकली क्या हुआ कि वो ये चीज़ भी प्रूव नहीं कर पाए कि डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। वो ये चीज़ भी प्रूव नहीं कर पाए थे कि अलग अलग एलिमेंट्स का जो मास है वो सेम कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्या था उनका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत सिंपल सी बात है, वो हमें ये नहीं बता पाए थे। देखो उन्होंने ये ही नहीं बताया कि एटम के अंदर, हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो यही नहीं बता पाए कि एटम की जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं बता पाएंगे। मतलब वो यही नहीं बता पाएंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे था। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने एटम को रिलेटेड 3-4 थ्योरी करी बस। क्या वो टूट सकता है, क्या मैं उसे बना सकती हूँ, क्या मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, क्या मैं उससे अलग अलग कंपाउंड्स बना सकती हूँ, या क्या मैं उससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना सकती हूँ, लेकिन मैंने ये स्टडी करी ही नहीं कि वो एटम खुद कैसा है। तो यही उनका ड्रॉबैक था कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो उनका जो फोर्थ ड्रॉबैक था वो ये था। एंड द फिफ्थ ड्रॉबैक इज, अब देखो जब वो यही नहीं बता पाए कि स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या वो ये चीज़ बता पाएंगे कि एटम की एग्जिस्टेंस कैसे हो रही है। मतलब लेट करो आपने नोटिस किया होगा, मैं ऐसे ज़मीन पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं ज़मीन पे किस बेसिस पे खड़ी हूँ, एक ग्रेविटेशनल पुल है ना जिसने मुझे ज़मीन पे खड़ा कर रखा है। अगर ये पुल खत्म हो जाएगा तो मैं हवा में फ्लोट कर रही होंगी। आपने देखा होगा कि अर्थ के बाहर जाने से, या फिर आपने मून पे देखा होगा जो हमारा मास होता है वो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, हम फ्लोट कर रहे होते हैं, हमारा जो वेट होता है बहुत कम हो जाता है। तो सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है। भाई जब वो यही नहीं बता पाए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या वो एटम की स्टेबिलिटी बता पाएंगे। मतलब कि जिस फोर्स ने एटम को बाउंड कर रखा है एक दूसरे के अंदर, उसके पार्टिकल्स को बाउंड कर रखा है, क्या वो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो वो ये भी नहीं बता पाए थे कि एटम्स में ऐसा कौन सा फोर्स है विच बाउंड एटम।
कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो एटम को बाउंड करके रख सकता है। जैसे कि मेरे को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या है, मैं ज़मीन पे खड़ी हूँ, अगर ये पुल खत्म हो जाएगा मैं फ्लोट करने लग जाऊंगी। तो ऐसे ही वो ये चीज़ नहीं बता पाए थे कि एटम को बाउंड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो एटम को बाउंड करके रखता है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द एटम्स थ्योरी डेल्टन ने क्या किया, उन्होंने 2 लॉज दिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या था, एंड उस लॉज को सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें से फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उनका फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट दिया किसने था, लेवॉइजर। लेवॉइजर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने क्या बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं जो कि आपको याद हो जाए तो उन्होंने ये बोला था कि मास ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब वो मास कैसा भी हो, मीन्स मास मतलब इसमें क्या है, वेट के बारे में बात नहीं करना। देखो मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास इज m इट इज इनटू योर किलोग्राम ग्राम्स, बट वेट इज योर mg, मीन्स ग्रेविटी भी होती है वेट में। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड ग्रेविटी। क्लियर। अगर देखो ग्रेविटी, अगर कहीं ग्रेविटी नहीं है, जैसे कि अगर मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे ग्रेविटी नहीं होगी, तो वहां पे वेट 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वेट 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेवॉइजर ने ये बताया। और उन्होंने क्या बताया कि मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन क्या रहेगा, सेम। मतलब लेट करो मैंने कोई रिएक्टेंट लिया ए, रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, जिसको हम रिएक्ट कराते हैं ना, हम उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और उससे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जो बनता है, उन्होंने ये बोला अगर ए का रिएक्शन से पहले एक्स मास था, ठीक है, लेट करो बी प्लस सी बना, तो रिएक्शन के बाद बी प्लस सी से जो आने वाला मास होगा वो भी एक्स होगा। मतलब इनका जो मास का सम होगा ना वो भी एक्स होगा। जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं, लेवॉइजर ने क्या किया, उन्होंने ना मरकरी ऑक्साइड को हीट किया, ठीक है, और मरकरी ऑक्साइड को हीट करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने ना 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया और हीट करने के बाद उनको क्या मिला, 92.6 ग्राम उनको मरकरी मिला एंड 7.4 ग्राम उनको ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब अगर मैं उनको ऑक्सीजन मिला। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, रिएक्टेंट मैंने क्या बोला, जो एरो से पहले लिखा जाता है, जिसको रिएक्ट करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट इनिशियली कितना है, 100 ग्राम। और अगर मैं प्रोडक्ट बताऊं तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगी, मरकरी और उसके ऑक्साइड का सम। आप यहाँ सोचोगे मैंने हाफ क्यों लिया है, देखो ऑक्सीजन जो होती है वो O2 मॉलिक्यूल होता है, मेरे को रिएक्शन बैलेंस भी करनी पड़ेगी जब मैं काम करूंगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिंगल, तो यहाँ पे कितना होगा, हाफ। मैं चाहूँ तो मैं इसको ट्वाइस भी कर सकती हूँ। तो अब उन्होंने जो प्रोडक्ट का सम लिया वो कितना था, 92.6 प्लस कितना करूँगी, 7.4, एंड इट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो देखो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जो वेट था वो क्या रहा, वो सेम रहा, वेट में चेंज नहीं आया। सो दिस इज व्हाट लेवॉइजर सेड कि आपकी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वेट क्या होता है, सेम रहता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, लेवॉइजर एंड जोसेफ प्राउस्ट। देखो पेपर में है ना, वैसे कोई पूछता नहीं है कि ऑब्वियसली अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी पे चले, आपको एक स्टोरी आपको भी पता होगा, आइंस्टाइन का क्या था, उनकी मैथमेटिक्स बहुत पुअर थी। ठीक है, सॉरी मैथमेटिक्स उनकी अच्छी थी, हिस्ट्री वगैरह बहुत पुअर थी उनकी, उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था बहुत अर्ली एज में। क्यों, उनसे ना एक बार क्वेश्चन किया गया कि
ये जो लेट करो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात हुई या मैंने क्वेश्चन कर लिया, उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई ये जो वर्ल्ड वॉर है ये कौन से ईयर में हुई है, उनसे इस तरीके का क्वेश्चन किया गया, उनको ना आंसर नहीं पता था और उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वॉर कौन से ईयर में हुई है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉर हुई क्यों है। मुद्दा ये ऑब्वियसली भाई सोचो कि भाई अगर आपको ईयर पता भी चल जाएगा तो उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि उसका रीज़न क्या है, वो काम हुआ क्यों है। सो दैट्स वाई एग्जाम में आई नो दैट ऑब्वियसली अगर मैं कोई रिसर्च करूँगी तो मैं चाहूँगी कि लोग मेरा नाम याद रखें। मैंने भाई बहुत साल लगाया उस रिसर्च को करने में, लेकिन पेपर में हमसे रेयर पूछा जाता है कि भाई उस साइंटिस्ट का नेम क्या है, या उस फिजिस्ट का नेम क्या है, या उन केमिस्ट का नेम क्या है जिन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेंट करी है। बट आई थिंक आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने दिया था? लेवोइजर एंड जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो अब देखो इसमें क्या उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। अगर मैं सीधी सच्ची नॉर्मल सी बात बोलूँ तो लेट करो मैं अगर वाटर का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, अगर मैं वाटर का एग्जाम्पल लूँ तो वाटर आप चाहे दिल्ली का ले लो, चाहे फ्रांस का ले लो, चाहे जापान का ले लो, चाहे इंडिया का ले लो, मतलब आप कहीं का भी वाटर लो, लेक का लो या पॉन्ड का लो, मतलब कहीं का भी पानी पानी है ना, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे कि वाटर है, इसमें वाटर का कितना मास है? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो अगर मैं इसको सिंपल रेशो में करूँ तो ये इसकी रेशो क्या रहेगी? हमेशा 1:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन आपको बेसिकली क्या कहता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन। मतलब कि अगर मैं कोई भी केमिकल कंपाउंड लूँगी, अगर मैं उसको सेम एलिमेंट के साथ, मतलब कि लेट करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं बार बार कंबाइन कराऊंगी, चाहे वो कोई भी कहीं का भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हम कभी वाटर नहीं बना सकते, लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वो ज़्यादा ईजी है। CO2 ले लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब लेट करो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन को, मैं कहीं की भी कार्बन और ऑक्सीजन ले लूँ, लेकिन मैं उनको जब भी कंबाइन करूँगी ना वो एक डेफिनेट रेशियो में ही कंबाइन होंगे। जैसे कार्बन का मास कितना है? 12, O2 का मास कितना है अब यहाँ पे? 32। तो यहाँ पे अगर आप इसको रिड्यूस करोगे, थ्री इज टू 8, ठीक है। तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगी वो क्या आएगी? 3:8। तो अब मैं इनको किसी भी कंपोजिशन में कंबाइन करूँ, कुछ भी करूँ, ये हमेशा इसी रेशियो में रहने वाले हैं। सो दिस इज आर अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन के बाद डेल्टन ने क्या बताया था? डेल्टन ने कुछ सिंबल्स बताए थे। जैसे कि लेट करो आज की तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से जो हमारे सॉरी सिंबल्स है वो क्या हो चुके हैं? वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे एंड उनके सिंबल्स क्या थे? जैसे हम हाइड्रोजन को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन का जो सिंबल था उन्होंने ये दिया, ऑक्सीजन का सिंबल O दिया था, फॉस्फोरस का सिंबल जैसे कि आपकी कोई मर्सिडीज बेंज हो, सल्फर का सिंबल जैसे कि कोई क्रॉस साइन, क्रिश्चियन वाला क्रॉस साइन। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ वे टू लर्न, यू कैन लर्न इन एनी वे। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रॉबेबली यू शुड नो कि आपकी थियरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। एंड प्लैटिनम का पीस, सिमिलरली उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लेड का भी दिया था। लेड का सिंबल भी था, लेड का सिंबल मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ लेड का L था, यस। ऐसे ही उन्होंने क्या किया? सिल्वर का सिंबल भी दिया S से, गोल्ड का सिंबल भी था, गोल्ड का सिंबल कुछ ऐसे था भाई, यूनिक होता है गोल्ड, तो सिंबल भी काइंड ऑफ यूनिक ही था। एंड मरकरी का सिंबल, ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने सिंबल नहीं दिया था, उन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स का सिंबल दिया था। ये आपका मरकरी का सिंबल था। सो डेल्टन के हिसाब से दीज आर द एलिमेंट्स जो उन्होंने क्या किया था, जिनका उन्होंने सिंबल दिया था। ऐसे ही आयरन के में उन्होंने I दिया एंड कॉपर के में C। सो बेसिक दीज आर 5 to 10 एलिमेंट्स
अराउंड जो उन्होंने डेल्टन ने दिए थे। अब देखो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब मैंने आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर कराया कार्बोनेटेड कंपाउंड में, वो आपका 10th का चैप्टर है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कराया। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, IUPAC मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो क्या मैंने क्या बोला, देखो एक चीज़ समझना, अगर लेट करो मुझे आपको आपके नेम से मेरे को आपको बुलाना है तो ऑब्वियसली आपका कोई नेम होगा, XYZ कोई भी नेम होगा, मेरा नेम है, मेरी डेफिनेशन क्या है। अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो क्या बोलेगा, रुचि बोलेगा, दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ माई आइडेंटिटी। तो क्या है, मेरा एक मतलब मेरा एक सिंबल है, मेरा नेम मेरा सिंबल है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया जिससे हमें पता चले कि एलिमेंट है क्या, किस एटम के बारे में बात की जा रही है। तो बिफोर मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस बताऊं, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता देती हूँ जो उन्होंने किस तरीके से डिफाइन करे थे। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट कुछ थे एलिमेंट उनके बेसिस पे, जैसे कि उनके बीच का फर्स्ट लेटर, मतलब कि उनके फर्स्ट लेटर के बेसिस पे कि आप खाली फर्स्ट लेटर उठा रहे हो। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये डेल्टन सिंबल था, लेकिन मॉडर्न सिंबल्स के हिसाब से हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S। तो ये क्या थे, ये आप नोटिस कर रहे हो, ये इन्होंने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट लेटर उठा लिया। तो फर्स्ट लेटर के बेसिस पे क्या उन्होंने सिंबल्स दिए, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, सल्फर का S, ऐसे ही फॉस्फोरस P। लेकिन ऐसे ही अगर फर्स्ट लेटर है तो बहुत सारे ऐसे भी थे जो सेकंड दो स्टार्टिंग की 2 लेटर्स, फर्स्ट 2 लेटर्स मत लिखो, इट्स फर्स्ट 2 लेटर्स, फर्स्ट 2 लेटर्स कैसे, जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम बोलूं तो उन्होंने एल्यूमिनियम के पहले 2 लेटर्स से उसका नेम डिफाइन किया, यानी कि Al। ऐसे ही बेरियम, लिथियम, बेरिलियम, नियोन, बहुत सारे हैं। बेरियम का उन्होंने फर्स्ट 2 लेटर्स लिए Ba, ऐसे ही बेरिलियम, Be, लिथियम, Li। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी, मैं क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट लेटर है, सिंबल के फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल। मतलब अगर मैं आपको सिंबल लिखना बताऊँ तो आप सिंबल कैसे लिखोगे, लेट करो लिथियम है तो मैंने Li लिखा, तो उसका जो फर्स्ट आपका लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन बाद का चाहे जो भी लेटर हो वो क्या होगा, स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल। ऐसे ही हाँ ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट एंड थर्ड लेटर भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल्स थे, जैसे कि मतलब कि लेटर फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट थे जो फर्स्ट और थर्ड लेटर पे रखे गए थे। और वो एलिमेंट्स क्या थे, जैसे कि क्रोमियम में देखो C कौन सा है फर्स्ट पोजीशन पे और R कौन सा है थर्ड पोजीशन पे, तो क्रोमियम का क्या था, Cr। क्लोरीन का क्या है फर्स्ट पोजीशन पे C एंड L। ऐसे ही नियॉन तो आपका सेकंड वाला है। और क्या ले सकते हैं, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम, में देखो M फर्स्ट है एंड G क्या है आपका थर्ड लेटर। सो ही डिफाइंड IUPAC ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट 2 हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। और कुछ ऐसे भी थे जिनको उन्होंने क्या किया, उनके लैटिन नेम से डिस्क्राइब किया। लैटिन नेम्स में कौन कौन से ऐसे हमारे मतलब आपके एटम्स थे जो उन्होंने लैटिन नेम से बताए, जैसे कि आयरन है, तो आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो होता है फेरम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब आयरन के नेम पे सिंबल नहीं रखा,
कि IRON दे दिया, या जैसे कि अभी हमने पढ़ के चुके आई दे दिया या IR दे दिया या IO, उन्होंने कह दिया फेरम के नेम से, यानी कि फर्स्ट 2 लेटर्स आयरन में फेरम यानी कि Fe। ऐसे ही उन्होंने कॉपर का क्या बोला, क्यूप्रम। कॉपर का जो लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, तो उन्होंने फर्स्ट 2 नेम दिए Cu। लैटिन नेम्स जितने भी थे ना सिंबल में मैक्सिमम पीछे अम लग रहा था, UM, ठीक है। एंड थर्ड, ऐसे ही अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का नेम था ऑरम, तो उन्होंने क्या दिया, AU। एंटीमनी का था स्टिल्बियम। एंटीमनी का S भी होता है, इट्स स्टिल्बियम, तो इट्स फर्स्ट लेटर एंड 5th लेटर SB। सिमिलरली मरकरी हाइड्रागियम, मरकरी का हाइड्रागियम, तो मरकरी का HNG होता है। ये थोड़ा बहुत आपको लर्न करने की नीड है बट इट इज़ ईजी। ऐसे ही पोटेशियम का उन्होंने बोला केलियम, सो पोटेशियम का इट्स ओनली फर्स्ट लेटर। सोडियम का नाट्रियम एंड सिल्वर का अर्जेंटम, इट्स सोडियम। नेट्रियम यानी कि Na, और सिल्वर का अर्जेंटम, तो Ag होता है सिल्वर का। सो दीज आर आर IUPAC नॉमेनक्लेचर्स जो एलिमेंट्स के बेसिस पे लैटिन वर्ड्स में दिए गए थे।